पीएम मोदी मुंबई को देंगे रेलवे की कई सौगात। थाने दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का करेंगे उद्घाटन। पंजाब में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। वोटरों को साधने के लिए पार्टियों ने लगाया पूरा जोर। राहुल और प्रियंका गांधी ने पंजाब में डाला डेरा। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज। आखिरी दिन अखिलेश की सीट कड़हल में योगी दिखाएंगे दम। अवध और बुंदेलखंड में भी दिग्गजों की भिड़ंत। देश में तेजी से गिर रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,920 केस दर्ज, 492 लोगों की मौत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को रेलवे की कई सौगात देने वाले हैं। शाम 4:30 बजे थाने और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन भी होगा। थाने और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और इनमें 1.4 किलोमीटर लंबी रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल और शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इन लाइनों में से शहर में 36 नई उपनगरीय ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। दिग्गजों का जोर, आज थमेगा शोर। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार शुक्रवार यानी कि आज थम जाएगा। पंजाब में चुनावी समर अपने चरम पर है। लड़ाइयां आखिरी दौर में है, जिसके चलते सभी पार्टियों के सूरमा जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार का शुक्रवार आखिरी दिन है और शाम को प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। पंजाब के मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए अंतिम चरण में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियां कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट पर रोड शो कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुद अपने हाथों में ले रखा है। कांग्रेस पर खुद को सत्ता में बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है, लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन राहुल और प्रियंका दोनों पंजाब में हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहीं हैं, तो अकाली दल भाजपा गठबंधन की तरफ से सुखबीर सिंह बादल ने मोर्चा संभाल रखा है। तो बता दें आपको कि आज पंजाब में प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि वहां पर उनकी सरकार है और ऐसे में उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में अपनी सीट को वो बचा कर रखे। तो पंजाब में चुनाव समर अपने चरम पर है, लड़ाई का आखिरी दौर है और इसी के कारण सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत पंजाब में झोंक दी है। आखिरी दिन सभी पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है। यूपी में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार आज आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी उम्मीदवारों की किस्मत 20 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कई बड़े नेता भी आज अपनी अपनी पार्टी के प्रचार करेंगे। चुनावी मैदान में सत्ताधारी भाजपा, सपा, कांग्रेस, रालोद, बसपा और आप के अलावा कई दल उतरे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा है। तीसरे चरण के चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कड़हल से अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना, राम नरेश अग्निहोत्री, नीलिमा कटियार और शिवपाल सिंह यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइसा खुर्शीद जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है।
खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, यूपी में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार आज खत्म हो रहा है। सभी दिग्गज आज मैदान में हैं और आखिरी दौर में पूरी कोशिश जीत की जा रही है। देखिए पूजा, आपको बेशक बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो तीसरे चरण का जो चुनाव है, जानकारी की बता दें कि यूपी का जो तीसरा चरण का चुनाव थी वोटिंग के दौरान 59 सीटों को वोट डाले जा रहे हैं। उसी में तीसरे चरण का आज जो चुनाव है, जो आज चुनाव प्रचार रोका गया है, जो निर्वाचन अधिकारी उन्होंने साफ तौर से रोक दिया है और 59 सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण पर, जैसे कि हाथरस है, आपका फिरोजाबाद जिले है, सातगंज, एटा, मैनपुरी, फरोखा, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, बिहार, चौरान, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले के 59 सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण से मतदाता मतदान करेंगे सुबह से शाम तक। ऐसे में पूजा जो है, अब देखना है कि आगामी चुनाव नजदीक है, 2022 का चुनाव है और परिणाम यूपी में जो है 10 मार्च को होना है। तो ऐसे में अब ये देखना है पूजा कि जनता किसको विजय और पराजय बनाती है। बिल्कुल। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और आज आखिरी बार जो सभी पार्टी हैं वो रणभूमि में एक साथ उतरेंगे और लोगों को रिझाने की, लोगों को अपने चुनावी वादों में किस तरीके से उन्हें अपनी तरफ करना है, इसकी जोर आजमाइश आज आखिरी चरण में करने वाले हैं। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर अहमदाबाद से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां 2008 सीरियल बम विस्फोट मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है अहमदाबाद से। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कोर्ट ने 38 को फांसी, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में आपको बता दें कि 2008 धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। इस मौत मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई में आपको बता दें कि इस घटना की अगर बात की जाए तो 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और इसके बाद इसमें आज फैसला आ गया है। 26 जुलाई 2008 को हुए थे 21 सीरियल ब्लास्ट और इस सीरियल ब्लास्ट के तमाम जो आरोपी हैं उन्हें आपको बता दें कि 8 फरवरी को 39 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद 2008 सीरियल बम विस्फोट मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आपको बता दें कि कोर्ट ने 38 को फांसी, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की अहमदाबाद से सुना रहे हैं, जहां पर 2008 धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग इस मामले में घायल भी हुए थे। घटना में 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। अहमदाबाद केस 2008 मामले में विशेष अदालत ने 39 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन लोगों को पहले ही दोषी करार दे दिया था और आज कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय किशोर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निर्भय से तमाम अपडेट्स जानेंगे। निर्भय, इस पूरे मामले में, बम ब्लास्ट मामले में सजा सुना दी गई है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से अहमदाबाद में जो 28 यानी कि 28 जुलाई 2008 का दिन था, वो पूरे देश के लिए एक काल के तौर पर बीता था। एक घंटे में, महज एक घंटे में आप देखिए कि जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुए, 21 ब्लास्ट हुए थे। मौत की जानकारी मिली थी और साथ ही साथ उसमें 200 से अधिक लोगों के घायल होने की बातें सामने आई थी। लेकिन उस वक्त तत्कालीन जो वहां के मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने तत्काल एक्शन लिया था और महज 15 से 20 दिनों के अंदर में कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। ये मुजाहिद जो है, उसने इस घटना को स्वीकार किया था कि यह घटना उसने कराया था और उसके बाद खुद
मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जितने तेजी से इस पर काम किया उसके लिए बाज़ाब्ते उनकी तारीफ भी हुई, लेकिन अहमदाबाद इस ब्लास्ट को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई थी खुद पूरे देश को झकझोरा था। और वर्तमान में उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो अहमदाबाद गए थे और अब उस मामले में फैसला आ गया है जो कि सबसे बड़ा फैसला कहा जा रहा है, सबसे बड़ी सजा कही जा रही है, क्योंकि एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। इस पूरे मामले में सूरत में भी लगभग 15 एफआईआर दर्ज हुए थे। इसके बाद अहमदाबाद में लगभग 20 से अधिक एफआईआर दर्ज हुए थे और जांच की प्रक्रिया काफी तेजी से बनी। उस वक्त जो डीजीपी थे वो काफी तेज तर्रार थे, उस वक्त उनकी भी काफी प्रशंसा की गई थी जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी। तुरंत एसआईटी गठित की गई थी, जांच की प्रक्रिया चली और इस मामले में हालांकि अब जो फैसला आया है वो थोड़ा देर माना जा रहा है, क्योंकि इसका फैसला फरवरी में ही आना था, लेकिन जो जस्टिस AR पटेल हैं इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्हें कोरोना संक्रमित हो गए थे। उसके बाद पहले 2 फरवरी और फिर मामला बढ़ा तो 8 फरवरी को उन्होंने 49 लोगों को दोषी माना। इसमें 77 लोग कुल आरोपी थे, 28 लोगों को बरी कर दिया गया और 49 लोगों में 38 लोगों को उन्होंने फांसी की सजा दी है और 11 लोग जो हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना हुई थी निर्भय, इसके बाद से जो सुनवाई हुई है, सुनवाई में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे जो उस वक्त की घटना थी उसके बाद इसमें सुनवाई हुई है, तो सुनवाई में क्या कुछ पूरी बातें रखी गई जिसके बाद से कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है? देखिए, जिस तरीके का ये मामला था और इस मामले को लेकर के कई बार जांच की जो प्रक्रिया चली, जांच में काफी कुछ स्थितियां भी देखने को मिली। साथ ही साथ जब बचाव पक्ष और पक्ष जब देखने को मिला तो बचाव पक्ष ने बखूबी ये कहा कि इस मामले में जो दोषी हैं उनको उन पर रहमत बरती जाए। उन्हें ये कहा गया कि सजा तो दी जाए लेकिन उन पर थोड़ी रहमत बरती जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो पक्ष था, यानी कि जो इस मामले के लिए जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान उन्हें कहा गया था कि जितने लोग भी दोषी हैं उन सभी को सश्रम सजा सुनाई जाए, इस तरीके से सजा सुनाई जाए ताकि एक तरीके से जो आतंकवादी हैं उनमें डर का माहौल पैदा हो सके। हालांकि बाद में जो 28 लोगों को बरी किया गया उनके खिलाफ कोई साक्ष्य संभव नहीं हो पाया और उसमें कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए 28 लोगों को बरी कर दिया। लेकिन इन सब में जो 38 लोगों को सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है, उन 38 लोगों के खिलाफ जो आप देखेंगे जिस तरीके के दस्तावेज उनके खिलाफ में मिले या जो भी सबूत उनके खिलाफ में मिले, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 38 लोगों को सजा दी है। और इससे पहले लगातार इन सभी लोगों को, जो 49 लोगों को कोर्ट ने दोषी मान लिया था, उन सभी लोगों को यह कहा गया था कि सभी लोगों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने स्थितियों को समझते हुए 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी है। पूजा, जो कि देश के लिए सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इतने संख्या में एक साथ वो भी मौत की सजा अब तक नहीं हुई थी। और जिस तरीके से 28 जुलाई का जो दिन काफी गुजरात के लिए कहें या फिर देश के लिए कहें जिस तरीके से आतंकित करने वाला था, इसमें जो कई दोषी पाए गए उन्होंने बाद में राजस्थान में भी हमले किए थे, राजस्थान में भी बम ब्लास्ट किया था। तो उन सारी स्थितियों को देखते हुए अब 38 लोगों को उम्र कैद की सजा। पूजा, बिल्कुल निर्भय, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर अहमदाबाद से इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, पर अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए, 21 ब्लास्ट हुए थे और कुल 56 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2008 सीरियल बम विस्फोट का यह मामला है, लगातार सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट हुए और इस बम ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी। सुनवाई के बाद इसमें अब सजा जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2008 धमाके में 56 लोगों की मौत इसमें हुई थी और सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक धमाके हुए थे। घटना में 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और घायल होने के बाद 26 जुलाई 2008 को लगातार सिलसिलेवार तरीके से 21 बम ब्लास्ट हुए और इसमें अब सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि 11 लोगों को इसमें उम्र कैद की सजा हुई है, तो वहीं सजा सुनाते हुए 2008 सीरियल विस्फोट को लेकर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और ये एक ऐतिहासिक फैसला जरूर माना जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के मामले घट रहे हैं। लगातार देश में जो मामले हैं उनके आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने आए और
आपको बता दें कि 492 लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,92,092 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,905 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,77,238 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सिद्धार्थनगर के अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री सुभाष पासवान ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के लिए दर्जनों गांव का दौरा कर जनता से मंत्री के लिए वोट की अपील की। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इटावा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सुभाष पासवान ने कहा कि हमारी सरकार बेरोजगारी को नौकरी और किसानों के हित में काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। किन किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी लड़ रही चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों से लेकर लड़ रही है कि गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी और जो फरवरी से लेकर जनवरी से लेकर अभी तक 5 महीना तक राशन फ्री दे रही है और इसके बाद जब तक सरकार बनेगी 5 साल फ्री राशन मिलेगा। किसान सम्मान निधि 2000 दे रही है और उसके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सब दे रही है। शादी अनुदान भी दे रही है, पारिवारिक लाभ भी दे रही है हमारी सरकार और आगे योजना चलता रहेगा। आजमगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस शख्स का शव 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन कार में मिला था, जिसके बाद परिवारजनों ने आपसी रंजिश के चलते कई लोगों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कराया था। यही नहीं, इसके बाद पुलिस को भटकाने के लिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ भी की गई। पुलिस का कहना है कि शख्स ने प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी कर ली थी। दरअसल वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका से जबरदस्ती मिलने के चक्कर में युवा प्रॉपर्टी डीलर ने खुदकुशी की थी। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि घटना की सूचना के बाद ही पुलिस लगातार काम कर रही थी और हर एंगल से इसकी जांच की जा रही थी। मामले में कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके गहन निरीक्षण के बाद ये सामने आया है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। पुलिस ने इस मामले में मृतक के भाई राजीव पर पुलिस को गुमराह करने का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का मामला दर्ज किया है। राजीव ने घटना के बाद मृतक के तमंचे को भी छुपा दिया था। थाना सिधारी अंतर्गत परसों रात में लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल पे एक व्यक्ति जिसको सीने में गोली लगी है, उनकी डेड बॉडी आई है। इस संबंध में मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में एक धारा 302 के अंतर्गत वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके खुलासे के लिए 3 टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि पिपरी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले जमीनी विवाद में लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी ने बताया कि जमीनी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक प्रदीप सोनी पुत्र कन्हई ये असरावल कला के रहने वाले हैं। बिमलेश उर्फ ननका और बाला यादव उर्फ लव सिंह, ये दोनों शेरपुर थाना पिपरी के रहने वाले हैं। दिनांक 13 फरवरी को एक घटना हुई थी असरावल कला में। एक ढाबे पे कुछ लोग आपस में खाना खाने आए, फिर उसमें मारपीट हुई तो एक व्यक्ति को वहाँ पे अधमरा करके भाग के चले गए थे। और अब खबरें बिहार से। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल अब समधी बनने जा रहे हैं। दरअसल अशोक चौधरी की बड़ी बेटी सांभवी चौधरी की शादी आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल के साथ होने जा रही है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार शादी में शिरकत करने दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर आपत्ति जताते हुए बयान की निंदा की। सर शादी समारोह है, शादी के लिए आए। अभी तो जरा हम अखबार जो दिखाते रहते भी दिखाते जा। सर मुख्यमंत्री चन्नी का एक बयान है, चन्नी का जो बयान आया सर वो बहुत गलत बयान है। देखिए उसके बारे में तो हमसे कल पूछा था, कह दिए। आप बताइए कि जिस तरह से पंजाब की भूमिका है, अब बिहार के कितने लोग वहाँ रहते हैं, पंजाब के कितने लोगों की सेवा करते हैं, कोई विदेश जाते हैं और उनके सब काम को वहाँ देखते हैं। और आप सोच लीजिए दिल्ली दौरा सर शादी।
चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है। नालंदा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि अशोक नगर में इंजीनियर के ठिकानों पर रेड हुई है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की नालंदा से बता रहे हैं, जहां पर राजगीर और देवघर में छापेमारी जारी है। स्पेशल विजिलेंस टीम ये छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब तक 2.5 लाख कैश, जेवर और कई जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला दर्ज था और इस मामले में स्पेशल विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। नालंदा में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि अशोक नगर में इंजीनियर के ठिकानों पर रेड जारी है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषिकेश नालंदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, स्पेशल विजिलेंस टीम ने ये कार्रवाई की है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त की जो देखिए राजगीर से आ रही है, जहां पर पुलिस भवन निगम से आ रही है, जहां कार्यरत कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह के यहाँ ठिकानों पर एसीबीयू की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि विशेष न्यायाधीश विजिलेंस पटना की अदालत द्वारा जारी तुरंत वारंट के आधार पर आज राजगीर और उनसे देवघर स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। जी ऋषिकेश, ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक कुल मिलाकर छापेमारी में क्या कुछ पुलिस ने जब्त किया है? देखिए, अभी तक जो छापेमारी में जो बरामद बात सामने जो चीजों की बात आ रही है, उसमें करीब 2.5 लाख कैश हैं, जेवर है और कई जमीन के जो डीड हैं वो बरामद किया गया है। और फिलहाल वहां पर जो छापेमारी दल में जो अधिकारी मौजूद हैं वो फिलहाल मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि एक बंद कमरे के अंदर घर को भी बाहर से बंद कर दिया गया है ताकि कोई मीडिया कर्मी उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। और फिलहाल ये जो अभियान जो है, छापेमारी अभियान जो है, फिलहाल अभी चल ही रहा है। बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्पेशल विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है, रेड जारी है, इंजीनियर के कई ठिकानों पर रेड जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, आवास पर लगातार पुलिस की मुस्तैदगी वहां पर देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और इंजीनियर के घर लगातार छापेमारी जारी है। कई अगर बात करें तो 2.5 लाख कैश, जेवरात फिलहाल जब्त किए जा चुके हैं, लेकिन रेड जो है, छापेमारी जो है, वो लगातार जारी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाने में पुलिस कस्टडी में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवती और युवक ने उजियारपुर रेल गुमटी नंबर 44 के पास अज्ञात ट्रेन से कूद गए थे। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय थाना प्रभारी ने दोनों को हिरासत में लेकर अलग अलग कमरे में बंद करके रखा था। पुलिस के अनुसार युवती ने कमरे में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार लड़का और लड़की के परिजनों को थाने बुलाया गया है। इसी बीच पुलिस के अनुसार युवती ने कमरे के अंदर से बंद कर खुदकुशी की और घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिरी थाना परिसर में इस तरह की घटना कैसे घटी? अगर घटी तो ऑन ड्यूटी पुलिस क्यों नहीं वहां पर मौजूद थे? ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल सिंह सराय दिनेश कुमार पांडे दलबल के साथ पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान फतेहपुर निवासी बबलू यादव के 18 वर्षीय पुत्री कोमल के रूप में हुई है। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि मृतका कोमल शाम के वक्त नल से पानी भरने गई थी, तभी कुछ बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पति के मुताबिक इलाके में एक गोली फायरिंग भी हुई जिससे उसकी पत्नी की मौत हुई। वहीं मामले को लेकर किसी ने भी साफ साफ कुछ भी नहीं बताया है, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। देखिए सर, हम काम करने गए थे, काम करके अभी घर के करीब 200 गज इधरे थे, तब तो लोग बोला कि तुम्हारा बेटी को मारा है। मेरा बेटी मंजली बेटी कि पापा गोली मार दिया या जान से मार दिया। तो हम बोलते हैं कौन? ये बोलबे नहीं करता है कौन मारा है। अभी मतलब डिक्लियर हमको नहीं बताया है।
मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवक ने डिप्रेशन में आकर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक दारोगा का रिजल्ट नहीं होने से डिप्रेशन में था। परीक्षा कोची के दरोगा वाला कहिया अच्छा एकरे माँ बाप परीक्षा में फेल हो गए, इसीलिए मतलब हाली भी तो सोच चले कि नौकरी है नौकरी लेबो। बक्सर के धनसोई थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। हालांकि इस दौरान मिनी गन फैक्ट्री का संचालन और मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। मामले की जानकारी देते हुए बक्सर सदर डीएसपी गोरखराम ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के एक गांव में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कल 16/2/22 को धनसोई थाना प्रभारी कमल नायन को सूचना मिला था कि ग्राम मोहरिया में दिनेश शर्मा अवैध रूप से शस्त्र बनाता, आग्नेयास्त्र बनाता है और मिनी गन फैक्ट्री बनाकर चलाकर अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण करता है। इस सूचना पर कल छापामारी दल के एसपी साहब के निर्देशानुसार गठित कर छापामारी किया गया था। नालंदा पुलिस ने जहरीली शराब कांड के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार लोगों में पटना का होम्योपैथिक चिकित्सक और एक निजी कंपनी के बड़े अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन लोगों पर शराब निर्माण में उपयोग होने वाले रसायनों को मुहैया कराने का आरोप लगाया है। सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया है कि पटना के खाजी कला थाना क्षेत्र स्थित लोधी कटरा निवासी होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर बिंदु सिंह, संजय कुमार सिंह और मुकेश महतो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से 2 कार, 1 बाइक, 3 मोबाइल और BRL कंपनी का 1 कार्टन डाइल्यूशन मिला है। डीएसपी ने बताया कि एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। एसआईटी के द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 3 अप्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मुकेश महतो हैं जो सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र जिला पटना के रहने वाले हैं। दूसरे चांदपाली थाना सिमरी जिला बक्सर जो कि वर्तमान में बिहटा थाना क्षेत्र पटना में रहते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो BRL कंपनी में बिहार झारखंड राज्य के जोनल सेल्स मैनेजर हैं। तीसरे जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई डॉक्टर बिंदु सिंह हैं जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, पटना सिटी के खाजे कला में उनका क्लिनिक है, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।